नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। अधिशासी अभियंता की तानाशाही का विरोध कर रहे लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने ये मोर्चा खोल दिया है और इसी के साथ ही कार्यालय के सामने संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सहायता अभियंता 2 जेई को हटाने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चित्रकूट से आपको बता रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सहायक अभियंता 2 जेई को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कार्यालय के बाहर किया जा रहा है। बताते चलें कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का यह धरना है, जहां पर 2 जेईओ को हटाने की मांग इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि संघ अधिशासी अभियंता मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ही डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने यह मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा है कि मोदी सरकार में केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास ही आवाज उठाने की हिम्मत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गडकरी के बयान के बाद अब चिदंबरम ने ये टिप्पणी कर दी है। चिदंबरम ने कहा है कि गडकरी में साहस है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। दरअसल गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों में गुस्से की बात को स्वीकार किया था। खबरों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने सोमवार को नागपुर में देश के पहले वाणिज्यिक तरल प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि एलएनजी और सीएनजी और इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की कीमत जो कि बढ़ रही है उससे राहत मिल जाएगी, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि देश में हर व्यक्ति जानता है कि इस सरकार में सारे नियंत्रण निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए जाते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि कौन वित्त मंत्री है और कौन नहीं। प्रधानमंत्री खुद ही वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और खेल मंत्री भी प्रधानमंत्री ही हैं। वहीं सब कुछ है और उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि सिर्फ गडकरी में ये साहस है कि वो समय समय पर अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वो भी खामोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज उठानी बंद कर दी है और उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कैबिनेट में अपनी आवाज बुलंद जरूर करनी चाहिए। और इसी बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली समेत देश के कई मेट्रो शहरों समेत कई शहरों पर हमला कर सकती है। आतंकियों को मानव बम बनाकर फिर टारगेट किलिंग के जरिए वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। देश के खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। बता दें, इस तरह के इनपुट मिलने के बाद से अब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की आतंकी निरोधी सेल स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि लाहौर के जौहर हाउस में राजस्व बोर्ड हाउसिंग सोसाइटी में देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के आवास के बाहर 23 जून को बम धमाका हुआ था। इस धमाके से भारत का कोई लेना देना नहीं, मगर आईएसआई और हाफिज सईद इस धमाके का बहाना बनाकर आतंकी हमला करवा सकते हैं। ऐसे में आईएसआई आतंकियों को मानव बम या फिर टारगेट किलिंग करवा सकता है। और इनपुट्स में यह भी कहा गया है कि देश की महत्वपूर्ण इमारत और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छोटे छोटे बम धमाके करवाए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच देश के मेट्रो शहरों में ड्रोन से हमला करवाया जा सकता है और ये भी जानकारी सामने आई है कि आईएसआई ने इसके लिए एक रणनीति तैयार कर ली है और देश में स्लीपर सेल और गैंगस्टर का आतंकी वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू में ड्रोन हमला और लखनऊ में यूपी से पकड़े गए आतंकियों को हाफिज सईद के आवास पर हुए बम धमाके के बदले में रूप में देखा जा रहा था। और इसी बीच अब दिल्ली पुलिस आतंकी वारदातों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। समय समय पर मॉक ड्रिल भी दिल्ली में किए जाने लगे हैं।
कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर अब दिल्ली के 3 बाजारों को बंद कर दिया गया है। इसमें सीलमपुर मार्केट, रानीबाग मार्केट और सुल्तानपुरी सब्जी मंडल शामिल है। संबंधित जिला प्रशासन ने इस बाजारों को बंद कर दिया है और साथ ही प्रशासन ने पुलिस को सख्ती के साथ उनके आदेश का पालन करने को कहा है। आदेश न मानने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया और जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। मार्केट एसोसिएशन और विक्रेता अब आम जनता से कोविड के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करा पाए और न ही भीड़ को नियंत्रण कर पाए हैं। इसी बीच बाजार में उमड़ी भीड़ तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के कारण बन सकती है और इसी के साथ ही प्रशासन को आगे बढ़कर कड़ाई के साथ बाजार बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर बाजार के बंद किए जाने के बाद भी क्षेत्र में कोई भी दुकानदार निर्देश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानों को खोला जाना है और जिला प्रशासन ने मार्केट एसोसिएशन से अगले 3 में कोविड प्रोटोकॉल से पालन से संबंधित योजना तैयार करके पेश करने को भी कहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर इससे पहले लक्ष्मी नगर बाजार, लाजपत नगर बाजार और गफ्फार बाजार को बंद कर दिया गया था। और इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखा दी गई है। अब केंद्रीय मंत्री विजय कुमार सिंह ने इस वैन का शुभारंभ किया है, तो वहीं एनजीओ ने मुहैया कराई है ये वैन और इसी के साथ ही अब वैक्सीनेशन वैन ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एनजीओ ने एक वैक्सीनेशन वैन मुहैया कराई है जिसे हरी झंडी दिखा दी गई है। अब ग्रामीण इलाकों तक भी वैक्सीन पहुंच पाएगी और कोरोना से बचाव हो सकेगा। बता दें, कलेक्ट्रेट में वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। एक एनजीओ द्वारा ये वैक्सीनेशन वैन लाई गई थी और केंद्रीय मंत्री विजय कुमार सिंह ने इस वैन का शुभारंभ कर दिया है। बता दें, एनजीओ ने मुहैया कराई है ये वैक्सीनेशन वैन। इसके जरिए अब ग्रामीण इलाकों में भी ये वैन जाएगी और लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जब महाराष्ट्र के पुणे में एक दुल्हन को चलती कार के बोनट पर बैठाकर वीडियो शूट करना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही दरअसल दुल्हन पर कोरोना नियमों का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया। बता दें, पुलिस के मुताबिक बिना मास्क के 23 साल की दुल्हन और उसके रिश्तेदार ने वीडियो शूट कराया था और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने के अलावा ओवर स्पीडिंग का भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक रिश्तेदार जो कि कार चला रहा था, उसके साथ एक व्यक्ति चलती बाइक पर वीडियो शूट कर रहा था। जब कार में दूसरे लोग भी बैठे हुए थे तो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और साथ ही दुल्हन का ये वीडियो शूट करने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दुल्हन चलती कार के बोनट पर बैठी है, जबकि बाइक पर बैठा एक दूसरा व्यक्ति दुल्हन का वीडियो शूट कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि दुल्हन और उसके रिश्तेदारों ने कई कोरोना समेत ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है और इसीलिए उन्होंने खुद की जान को भी खतरे में डाला है और दूसरों की जान को भी जोखिम में डाला है और इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया। ऐसे में वीडियो मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे दीवे घाट में शूट किया गया था और इसी बीच अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं 7वीं यौन शोषण मामले में अब 20 साल की सजा काट रहे 53 साल के बाबा गुरमीत राम रहीम की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल से उसी दिल्ली एम्स में लाया गया है। ये डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी समेत तमाम चिकित्सीय जांच की है और इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात वापस भी उसे सुनारिया जेल में ले जाया गया है। एम्स प्रबंधन ने बताया है कि राम रहीम को पेट में दर्द और पैनक्रियास से जुड़ी कुछ शिकायतें थी और डॉक्टरों का यह भी कहना है कि ऐसा मधुमेह के चलते भी हो सकता है।
जांच के बाद राम रहीम के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा नहीं पाया गया है और इसके बाद अब सुनारिया जेल प्रबंधन उसे कड़ी सुरक्षा के बीच वापस ले आया है। साल 2017 में 2 साध्वियों के यौन शोषण के मामले में पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई थी। उस दिन पंचकुला में भारी हिंसा भी हुई थी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल भेजा गया था। जून में राम रहीम की तबीयत बिगड़ गई और रोहतक में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों के पैनल ने स्वास्थ्य की जांच के बाद उसे वापस सुनारिया जेल भेज दिया गया है। जून में ही उसकी तबीयत फिर से बिगड़ी और गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल ले जाकर कोरोना की जांच कराई गई। एक दिन बाद ही उसे नेगेटिव घोषित कर दिया गया। तो वहीं 4 दिन मेदांता में भर्ती रहने के बाद उसे छुट्टी मिल गई और उसकी सुरक्षा के लिए डीएसपी के नेतृत्व में करीब 10 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगातार दूसरे दिन ब्रेक लग गया है। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे में राजधानी में आज भी पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर पर रही। इसके पहले सोमवार को पेट्रोल के दाम बढ़े थे, लेकिन डीजल की कीमतों में मामूली कमी आई थी और 1 मई को 90 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर से शुरू होकर ये कीमत राजधानी में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गई थी, जो कि पिछले 74 दिनों में 10 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बताते चलें कि इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले 2 महीनों में 8 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर महंगी हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि नई दरें जो हैं डीजल की वो 89 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई हैं। पिछले 2 महीनों में कीमत में हुई इस वृद्धि के साथ ही मई, जून और जुलाई के बीच 74 दिनों में से करीब 39 दिनों में ईंधन की दरों को संशोधित किया गया है, जिससे देश भर में खुदरा दरों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। और इसी बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एक प्रेमिका के साथ शॉपिंग मॉल में मिला पति, तो पत्नी ने मॉल में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पति और प्रेमिका को पत्नी ने जमकर धुना और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कोतवाली डिडौली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ मॉल में घूमते हुए देख लिया, जिसके बाद पत्नी ने मॉल में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और पति और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो इसके बाद से कोतवाली डिडौली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां एक प्रेमिका के साथ शॉपिंग मॉल पर घूमते पाए जाने पर महिला ने अपने पति की पिटाई कर दी है। पत्नी ने मॉल में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और इसी के साथ ही पति और उसकी प्रेमिका की पिटाई की और साथ ही पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पति अपनी प्रेमिका के साथ मॉल में घूम रहा था और इसे देखते ही पति की पत्नी वहां पहुंच गई और इसके साथ ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और पति प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। वहीं राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है और कल मौसम विभाग ने इसकी जानकारी भी दी थी। आईएमडी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिन की देरी के बाद मंगलवार को पूरे देश में मानसून पहुंच गया है। विभाग ने यह भी बताया कि पूरे देश में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जुलाई है, लेकिन मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। इस बार मानसून दिल्ली में सबसे अंत में आया, तो वहीं सोमवार को मानसून राजस्थान के कई हिस्सों तक पहुंच गया और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हो गई। इसके बाद मौसम विभाग ने मानसून के दिल्ली आगमन की घोषणा कर दी थी। तो वहीं आईएमडी ने बताया कि पिछले 4 दिन से बंगाल की खाड़ी से पूर्वाई हवा चलने की वजह से बादलों का दायरा बढ़ गया है और कई जगहों पर बारिश भी हुई। ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया है और अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर और पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान के देश के बाकी बचे हिस्सों में भी दस्तक दे चुका है।
मौसम विभाग ने 13 जून को ये पूर्वानुमान में कहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून 15 जून तक पहुंच जाएगा। 5 जुलाई को विभाग ने कहा कि मानसून 10 जुलाई तक दिल्ली आ जाएगा, लेकिन इस बार भी उसका अनुमान गलत ही साबित हुआ। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसी बीच विभाग ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के लिए और केरल में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं भारतीय वायुसेना सीमा पार निगरानी की अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने जा रही है। अब दुश्मनों के नापाक इरादों को भेदने के लिए राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन जल्द ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की हिम्मत और जज्बा दुनिया ने देखा है और अब देश की वायुसेना की शान में चार चांद लगाने पहुंचे राफेल ने सेना की हिम्मत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि वायुसेना की ओर से जुलाई के अंत तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन करने की संभावना है और इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। इस तैनाती से सेना चीनी सीमा पर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकेगी। ताजा जानकारी के अनुसार स्क्वाड्रन 26 जुलाई तक परिचालन शुरू कर देगी और अम्बाला में पहले ही राफेल विमान आ चुका है और अगले हफ्ते से वहां जाएंगे। बता दें कि फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सीमाओं पर गश्त भी शुरू कर दी। हाशिमारा एयरबेस में दूसरी स्क्वाड्रन चीनी वायुसेना के खिलाफ हवाई तैयारियों को एक बड़ी मजबूती देगी, क्योंकि इससे कई चीनी हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों की जद में आ जाएंगे। पिछले साल ही चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और अन्य मोर्चों पर गश्त के लिए राफेल को तैनात किया जा चुका है। भारत द्वारा करीब 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 4 साल बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप पिछले साल ही 29 जुलाई को भारत पहुंची थी और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास आधे से ज्यादा राफेल विमान है और बाकी विमान 2022 तक आने की उम्मीद है। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू विमानों को पिछले साल 10 दिसंबर को अम्बाला में एक समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, वायुसेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी। अब आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं, तो वहीं अब भारत स्वदेश में विकसित स्टील्थ फाइटर्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने जा रहा है। इसके 7 स्क्वाड्रन अगले 15 से 20 सालों में वायुसेना में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें तो वहीं पिछले सालों में सितंबर में विमानों को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया और 2 इंजन वाले राफेल जेट कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ऐसे में अब दुश्मनों की ओर से की जाने वाली घुसपैठ को करारी चेतावनी मिलेगी और राफेल की उड़ान दुश्मनों के नापाक इरादों को अपनी उड़ान से ही निस्तो नाबूद करने में सक्षम है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।